हमारे आज के संविधान की जड़ें उन कानूनों में हो सकती हैं जो एक ट्रेडिंग कंपनी ने बनाए थे। जी हाँ, आज हम भारत के इसी संवैधानिक सफर को करीब से देखने वाले हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर से लेकर सीधे ब्रिटिश क्राउन के शासन तक, और ये जानेंगे कि कैसे इन कानूनों ने धीरे धीरे आज़ादी की नींव रखी। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर 200 साल के ब्रिटिश राज में वो कौन से कानून बने जिनका असर हमें आज भी अपने संविधान में देखने को मिलता है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, इस पूरी कहानी को समझने के लिए इसे 2 हिस्सों में बांट लेते हैं। पहला दौर है कंपनी राज, मतलब जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, और दूसरा दौर है ताज का शासन, जो 1857 के विद्रोह के बाद शुरू हुआ, जब सत्ता सीधे ब्रिटिश महारानी के हाथ में चली गई। तो शुरुआत करते हैं कंपनी राज से। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो थी व्यापार करने, पर अब वो शासक बन बैठी थी और उसके अफसरों में भ्रष्टाचार और मनमानी का बोलबाला था। बस यहीं से ब्रिटिश संसद ने उस पर लगाम कसनी शुरू कर दी। इस पर लगाम कसने के लिए पहला बड़ा कदम उठाया गया 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तौर पर। इसी कानून ने, आप कह सकते हैं, भारत में एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की नींव रखी। बंगाल के गवर्नर को अब गवर्नर जनरल बना दिया गया और मद्रास बॉम्बे को उसके नीचे कर दिया गया। इतना ही नहीं, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट भी बनाया गया और कंपनी के कर्मचारियों की रिश्वतखोरी पर भी रोक लगाई गई। ये कंपनी को काबू में करने की पहली सीरियस कोशिश थी। लेकिन सिर्फ 1773 का एक्ट काफी नहीं था। ब्रिटिश सरकार को और ज्यादा कंट्रोल चाहिए था, और यहीं से जन्म हुआ द्वैध शासन, यानी ड्यूअल गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट का। मतलब कंपनी के कामों को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। चलिए देखते हैं ये सिस्टम असल में था क्या। तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट ने इस सिस्टम को लागू कर दिया। अब कंपनी के जो कमर्शियल मामले थे वो तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देख रहे थे, लेकिन पॉलिटिकल और मिलिट्री मामलों के लिए लंदन में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया। और पता है, यहीं पर एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। पहली बार कंपनी के कब्जे वाले भारतीय इलाकों को ऑफिशियली भारत में ब्रिटिश संपत्ति कहा गया। तो अब कहानी उस दौर में पहुंचती है जहां चार्टर एक्ट्स की एक पूरी सीरीज ने ईस्ट इंडिया कंपनी का किरदार ही बदल दिया। वो धीरे धीरे एक ट्रेडिंग कंपनी से पूरी तरह एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी यानी शासक बनती चली गई। 1813 का चार्टर एक्ट, ये एक और टर्निंग पॉइंट था। इसने कंपनी की ट्रेडिंग मोनोपोली लगभग खत्म कर दी। लेकिन शायद इससे भी ज्यादा जरूरी बात थी, ये 1 लाख रुपए का सालाना बजट, जो पहली बार भारतीयों की शिक्षा के लिए तय किया गया था। 1833 के एक्ट ने तो कंपनी का पूरा कैरेक्टर ही बदल दिया। ये सेंट्रलाइजेशन का, मतलब पूरी पावर एक जगह लाने का सबसे बड़ा कदम था। बंगाल के गवर्नर जनरल अब भारत के गवर्नर जनरल बन गए, और लॉर्ड विलियम बेंटिंग ये पद संभालने वाले पहले व्यक्ति थे। इस एक्ट ने कंपनी की सारी व्यापारिक गतिविधियां भी खत्म कर दी। अब कंपनी का सिर्फ एक ही काम था, ब्रिटिश क्राउन की तरफ से भारत पर शासन करना। और फिर आया कंपनी राज का आखिरी बड़ा कानून, 1853 का चार्टर एक्ट। इसकी सबसे बड़ी देन थी सिविल सर्विसेज में ओपन कंपटीशन की शुरुआत, जिससे भारतीयों के लिए भी दरवाजे खोल गए। इसने पहली बार गवर्नर जनरल की काउंसिल के लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव कामों को भी अलग किया, जिसे एक तरह से मिनी पार्लियामेंट की शुरुआत भी माना जा सकता है। और फिर आया साल 1857, एक विद्रोह जिसने भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का जमाना खत्म हुआ और भारत सीधे ब्रिटिश ताज के शासन में आ गया। 1858 के एक्ट ने रातों रात सब कुछ बदल दिया। पहला, कंपनी का राज खत्म। दूसरा, गवर्नर जनरल का नाम बदलकर हो गया वाइसरॉय, जो सीधे ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि था। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वाइसरॉय बने। वो जो पिट्स इंडिया एक्ट वाला डुअल सिस्टम था वो भी खत्म कर दिया गया, और लंदन में एक नया पद बनाया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों को एक बात तो समझ आ गई थी कि भारतीयों को शासन से पूरी तरह दूर नहीं रखा जा सकता। यहीं से उन्हें, कह सकते हैं, अधूरे ही सही पर कुछ अधिकार देने की एक धीमी प्रक्रिया शुरू हुई। 1861 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट इसी दिशा में एक सांकेतिक कदम था। पहली बार वाइसरॉय अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुछ भारतीयों को नॉमिनेट कर सकते थे। हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है, ये सदस्य चुने हुए नहीं थे बल्कि नॉमिनेटेड थे। पर फिर भी भारतीय भागीदारी की तरफ ये एक छोटी सी शुरुआत तो थी। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने भारतीय राजनीति में फूट का एक ऐसा बीज बोया जिसके नतीजे बहुत गहरे हुए।
हम बात कर रहे हैं 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधारों की, और लॉर्ड मिंटो को कहा जाने लगा द फादर ऑफ द कम्युनल इलेक्टोरेट। पर ऐसा क्यों? वजह थी पृथक निर्वाचन मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की शुरुआत। इसका मतलब सीधा साधा, मुस्लिम सीटों पर सिर्फ मुस्लिम वोटर्स ही वोट कर सकते थे। इस सिस्टम ने लीगली भारतीय समाज को धर्म के आधार पर बांट दिया, और इसे अक्सर फूट डालो और राज करो की नीति का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। अब हम अपने संवैधानिक सफर के बिल्कुल आखिरी दौर में हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और भारत में बढ़ते राष्ट्रवादी दबाव की वजह से ब्रिटिश सरकार को कुछ और सुधार करने पड़े। शायद उन्होंने सोचा भी नहीं होगा, पर उन्होंने कुछ ऐसे कानून बनाए जो आगे चलकर आजाद भारत के संविधान का एक तरह से ब्लूप्रिंट बन गए। 1919 के एक्ट ने प्रांतों में एक बड़ा ही अजीब सिस्टम लागू किया, जिसे द्वैशासन या डायरकी कहा गया। सोचिए, प्रांतों के सारे कामकाज को दो हिस्सों में बांट दिया गया, आरक्षित और हस्तांतरित। फाइनेंस और पुलिस जैसे जरूरी सब्जेक्ट्स गवर्नर के पास रहे, और शिक्षा स्वास्थ्य जैसे कम जरूरी सब्जेक्ट्स भारतीय मंत्रियों को दे दिए गए। खैर, यह एक्सपेरिमेंट तो फेल हो गया, पर इसी एक्ट ने पहली बार देश में लिमिटेड ही सही पर डायरेक्ट इलेक्शंस की शुरुआत। इसके बाद तो घटनाएं बहुत तेजी से घटीं। 1927 में साइमन कमीशन बना, जिसका जबरदस्त विरोध हुआ क्योंकि उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। फिर कमीशन की रिपोर्ट आई, गोलमेज सम्मेलन हुए, और इन सब चर्चाओं के बाद ब्रिटिश संसद ने भारत के लिए अब तक का सबसे लंबा और सबसे डिटेल्ड कानून पास किया। और फिर आया वो कानून जिससे हमारे संविधान का ढांचा भी कहा जाता है, भारत सरकार अधिनियम 1935। ये एक मील का पत्थर था। इसने प्रांतों को आज़ादी दी और केंद्र राज्यों के बीच पावर्स को 3 लिस्ट में बांटा, फेडरल, प्रोविंशियल और कॉन्करेंट। ये ढांचा आज भी हमारे संविधान की बुनियाद है। इसी एक्ट से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और फेडरल कोर्ट की भी स्थापना हुई थी। और आखिर में आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, वो कानून जिसने 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश राज को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया और भारत और पाकिस्तान नाम के 2 आज़ाद देशों को जन्म दिया।